हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे कोची इंटीग्रल फॉर्मूले, जिसमें कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के मैंने दो टाइप के आपको एग्जांपल्स बताए थे। टाइप 1 एग्जांपल्स, टाइप 2 एग्जांपल्स हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। उन्हीं को यूज करते हुए, ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए आज का भी ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूलों के टाइप 3 के एग्जांपल्स करेंगे। टाइप 3 जो कि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते रहते हैं और यूनिवर्सिटी में ज्यादातर इसी से क्वेश्चन लॉन्ग बनता है। और टाइप 3 वाले जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूले के क्वेश्चंस होते हैं उसमें अप्लाई होती है कोची एक्सटेंशन थ्योरम। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा जिसमें हम कोची एक्सटेंशन थ्योरम को यूज करके फिर कोची इंटीग्रल फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो ये टाइप 3 में आपका कोची इंटीग्रल फॉर्मूला बनता है, जिसमें हमें पहले कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगानी पड़ती है, फिर कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है, जिसमें हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूले तो करेंगे लेकिन विद कोची एक्सटेंशन थ्योरम। कोची एक्सटेंशन थ्योरम के साथ कोची इंटीग्रल फॉर्मूले आज अप्लाई करेंगे, है ना। वही थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि एनालिटिक फंक्शन की शॉर्टकट ट्रिक हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में सॉल्व करने में। कोची इंटीग्रल फॉर्मूले को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख करके प्लीज आइएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर मैंने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस कराए थे जिसमें कोची इंटीग्रल फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के होंगे। अगर आपको वो क्वेश्चंस करने आते हैं, मेथड आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पर भी इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले क्या होते हैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। कोची की एक्सटेंशन थ्योरम जिसको हमें यूज करना है, फिर एग्जाम्पल लेंगे जो सभी के सभी एग्जाम्पल्स कोची एक्सटेंशन थ्योरम पर बेस होंगे, और इसी में हम कवर करेंगे टाइप 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूले। टाइप 1 टाइप 2 हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पर हम टाइप 3 एग्जाम्पल्स करेंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए, और लास्ट में आपको एज यूजुअल होम असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये एज ए रिवीजन है, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको बताया था। एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन, कोई भी फंक्शन आपका किसी डोमेन में अगर सभी पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल होता है तो वो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है उस डोमेन डी में। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें एक एक पॉइंट पर निकाले डोमेन में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं। और शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है? If fz gives finite and unique value at each and every point of a domain D, अगर किसी डोमेन D में, ठीक है, कोई fz फंक्शन आपको हमेशा फाइनाइट और यूनिक वैल्यू दे, तब हम बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है उस डोमेन D में एनालिटिक है। क्योंकि एक एक पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं कि अगर उस डोमेन D के सभी पॉइंटों पर आपको फंक्शन की फाइनाइट और यूनिक वैल्यू मिलती है, तब हमारा फंक्शन जो है उस डोमेन डी में एनालिटिक होगा। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट जिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है या एनालिटिक नहीं होता है, वो एनालिटिक, जिन जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है वो हमारे पोल या सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। ये नोट नंबर 2 में हमने बताया यहाँ पर। ठीक है, इफ एफ जेड टेंड्स टू इंफिनिटी एट जेड इक्वल टू ए, यदि एफ जेड की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाए किसी पॉइंट जेड इक्वल टू ए पर, देन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए। ठीक है, जिस पॉइंट पर फंक्शन आपको इन्फिनिटी वैल्यू देता है, ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उन पॉइंटों को या तो पोल कहा जाता है ना, या फिर उसको सिंगुलर पॉइंट भी कहा जाता है, पोल या सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, दोनों को यूज किया जाता है, कभी पोल बोल दिया जाता है, कभी सिंगुलर पॉइंट, दोनों का सेम मीनिंग है। जिन पॉइंटों पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू दे उन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, पोल या सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू। अब आप देखो ये किन किन पॉइंटों पे इन्फिनिटी बनेगा। ये इन्फिनिटी तब बनेगा जब डिवाइड वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। डिवाइड वाले पोर्शन को जीरो रखो तो इसमें आप जेड माइनस वन जीरो, जेड माइनस टू जीरो, तो जेड की दो वैल्यू आएगी वन और टू।
अगर z की वैल्यू आपने इसमें 1 और 2 को रख दिया तो ये फंक्शन आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा और ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इस फंक्शन के लिए पोल या सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे, है ना। यही मैंने लिखा है कि इन्फिनिटी बनेगा एट z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 पर, देन z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 आर पोल और सिंगुलर पॉइंट, और यू कैन से दैट fz इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। जिन पॉइंटों पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है वे पोल कहलाते हैं और उन पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होता। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट नोट जो कि बहुत बार यूज करते हैं हम, कोई भी पोलिनोमियल जेड में बने, जैसे जेड हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, या जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड प्लस 2 हो गया, इस तरीके से कोई भी जेड में पोलिनोमियल बने, साइन जेड फंक्शन, कोस जेड फंक्शन, ई की पावर जेड फंक्शन, ई की पावर माइनस जेड फंक्शन, ये सभी फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो एवरीवेयर एनालिटिक होते हैं। इनको आपको चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन लेंगे तो ये आपको सभी के सभी फंक्शंस हमेशा यूनिक और फाइनाइट वैल्यू देंगे, और ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमेशा एनालिटिक होते हैं। ठीक है, ये वेल नोन रिजल्ट है। साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना, जो log z फंक्शन होता है, अगर z 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन भी, अगर z 0 के बराबर नहीं है तो ये भी एवरीवेयर एनालिटिक होगा फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में। केवल ये एक जगह पर एनालिटिक नहीं होता, वो होता है z इक्वल टू 0, क्योंकि log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, वहां पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये 0 पर एनालिटिक नहीं होता, बाकी ये एवरीवेयर एनालिटिक होते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया कि जो फंक्शन है आपका z इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, ये फंक्शन भी हमेशा एनालिटिक होते हैं। तो ये वेल नोन रिजल्ट्स है जिनको हम कोची की इंटीग्रल थ्योरम, कोची के इंटीग्रल फॉर्मूलों में यूज करते हुए चलते हैं, है ना। कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले जो कि हमने कवर भी किए थे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले, है ना। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी, मान लो कि आपके पास क्लोज कर्व सी है, जो कि मैंने ये बनाया है, क्लोज कर्व सी है, और एफ जेड जो फंक्शन है वो इसमें एनालिटिक है। ये फंक्शन एफ जेड इसमें क्या है, एनालिटिक है। ये पहली कंडीशन हो गई। एफ जेड तो हो गया इसमें एनालिटिक, ठीक है, विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, इस क्लोज कर्व सी में, ठीक है, एफ जेड हमारा एनालिटिक है, इसकी बाउंड्री पर भी और इसके अंदर भी। अगर इस ये एफ जेड फंक्शन इस क्लोज कर्व सी में एनालिटिक है तो इसका मतलब ये क्लोज कर्व सी के सभी पॉइंटों पर आपको फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, अगर ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देता है तो इस क्लोज कर्व सी में ये एनालिटिक होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जेड नोट इज एनी पॉइंट लाइज इनसाइड सी, और जेड नोट एक ऐसा पॉइंट है जो इस कर्व सी के अंदर लाई करता हो। कोची इंटीग्रल फॉर्मूलों के लिए दो कंडीशन होती है। पहला, एफ जेड फंक्शन क्लोज कर्व सी में हमेशा फाइनाइट और यूनिक वैल्यू दे, यानी कि एफ जेड फंक्शन क्लोज कर्व सी में एनालिटिक हो। दूसरी कंडीशन, जेड नोट पॉइंट उस कर्व के अंदर लाई करे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, एफ जेड नोट जो है बराबर होता है 1/2 पाई आई क्लोज क्लोज्ड कर्व के अराउंड में इंटीग्रेशन, है ना, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ये होता है कोची का सिंपल फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, है ना, जिसमें हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को रखूंगा मैं लेफ्ट साइड में, और ये जो पोर्शन है ये इधर आ जाएगा 2 पाई आई एफ जेड नोट, ये पहला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर जैसे जैसे इस फैक्टर की पावर बढ़ती जाएगी, जो हमारा जेड नोट पॉइंट अंदर है उससे जो फैक्टर बनेगा, जैसे जैसे उस फैक्टर की पावर बढ़ेगी ये फॉर्मूले आपके कोची इंटीग्रल फॉर्मूले फॉर डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इसकी पावर फैक्टर की 2 हो जाती है तो यहां पर एफ डैश मतलब एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर इसकी पावर 3 हो जाती है तो यहाँ पे डबल डैश 2 बार डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर इसकी पावर 4 है तो 3 बार डेरिवेटिव का अप्लाई होगा। ऐसे इसको प्रोसीड करके एक जनरल फॉर्मूला बना देंगे। अगर z माइनस जेड नोट की पावर डिवाइड में n+1 हो जाए तो n बार डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिनको आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इस इंटीग्रेशन को रखा मैंने लेफ्ट में, और ये 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 1 आ गया इस साइड, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इंटीग्रेशन की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, है ना। ऐसी एफ डबल डैश जेड नोट इधर ले आएंगे 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल 2 को, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। सेम तरीके से यहाँ पे रखेंगे इसको लेफ्ट में, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जेड नोट होगा।
सेम तरीके से ये वाला जो पोर्शन है इसको इधर ले आएंगे, तो ये आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई i/((z0)) तो ये होते हैं कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले, जो कि हम पहले भी बहुत अच्छे से एग्जांपल्स में यूज कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसकी पावर 1 है तो ये सिंपल फॉर्मूला लगता है, इसकी पावर फैक्टर की 2 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगता है, 3 है तो सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा, 4 पावर है तो 3 डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। मतलब जितनी इस फैक्टर की पावर होती है उससे एक कम डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले, जिसके टाइप 1 और टाइप 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप 3 आज डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कोची की एक्सटेंशन थ्योरम, जो कि आज के इस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, और इस लेक्चर में हर क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। तो कोची की एक्सटेंशन थ्योरम क्या होती है कि इफ फाई जेड कोई फंक्शन है आपके पास, ये फाई जेड फंक्शन है, और ये फाई जेड फंक्शन ऐसा फंक्शन है, ये फाई जेड फंक्शन ऐसा फंक्शन है इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कर्व सी। ये फाई जेड ऐसा फंक्शन है कि क्लोज कर्व सी में एनालिटिक है। मैंने ले लिया यहां पर ये क्लोज कर्व सी, मैंने मान लिया कि ये हमारा कोई क्लोज कर्व सी है इस तरीके से, और जो एफ जेड फंक्शन है, सॉरी फाई जेड जो फंक्शन है वो इस क्लोज कर्व सी में एनालिटिक है, मतलब इसकी बाउंड्री पर भी और इसके अंदर भी एनालिटिक है। एनालिटिक है तो क्या वैल्यू देगा, इस क्लोज कर्व सी में हमेशा आपको फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा सभी पॉइंटों पर। तो फाई जेड फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन ये कुछ पॉइंटों पे एनालिटिक नहीं है, एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, और वे पॉइंट्स आपके z1 z2 z3 डॉट 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 zn। ये फाई जेड फंक्शन इस क्लोज कर्व सी में हर जगह पे एनालिटिक है। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंटों पर एनालिटिक नहीं है, किन किन पर, आपका पॉइंट है z1, ठीक है, आपका पॉइंट है z2, ऐसे ही कहीं पर होगा z3, है ना, ऐसे ही कहीं पर आपका पॉइंट होगा zn। तो ये कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, ये फाई जेड फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक है एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है जो मैंने डिनोट किए, z1 z2 z3 z4 डॉट 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 कहां तक, zn तक। तो कोची की एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई होती है, मतलब ये जो पूरा फाई जेड फंक्शन है ये हर जगह पे एनालिटिक है लेकिन कुछ पॉइंटों पर एनालिटिक नहीं है, और वे पॉइंट सारे के सारे कर्व में अंदर बिलोंग करेंगे इस तरीके से। अगर कर्व में अंदर बिलोंग करेंगे तो कोची की एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि इस केस में अगर आपको क्लोज कर्व सी के अबाउट में इस फाई जेड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं भाई, समझो जरा। यहां पर जो पहला पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसको एक क्लोज कर्व C1 से इस तरह C1 के अंदर ले जाओ, ठीक है, और पहला इंटीग्रेशन कर दो C1 के अबाउट में फाई जेड का, फिर प्लस, फिर दूसरा पॉइंट लो जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसको भी क्लोज कर्व सी के अंदर कर लो, है ना, यह सर्किल बना लो छोटा सा, क्लोज कर्व सी का मतलब छोटा सर्किल बना सकते हैं, और C2 सर्किल इसको मान लो, और फिर इस C2 सर्किल के अबाउट में जो है फाई जेड का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, फिर प्लस, ऐसे ही आपका जो Z3 है उसको भी सेंटर मान के एक छोटा सा सर्किल बना लो, क्लोज करो बना लो, और ये आपका C3 हो जाएगा, है ना, और C3 के अबाउट में भी आप इसको फाइंड कर दो, इंटीग्रेशन को साथ में जोड़ते हुए चलना है। तो जितने भी पॉइंट्स है जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उन सब से आपको क्या करना है, सर्कल बना लेना है इस तरीके से, है ना, सेंटर मान के उनको सर्कल बना लो, और सर्कल बना करके उनको कर्व मान लो, और उन कर्व के अबाउट में सभी जगह पर इन फंक्शन का इंटीग्रेशन करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जिन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उनको सेंटर मान करके इस तरह से आपको सर्कल बना लेने हैं, उन सर्कल के अराउंड में सारे इंटीग्रेशन फाइंड करके उनको ऐड कर देना है। ठीक है, अगर उनको ऐड कर देंगे आप सभी सर्कल्स के अराउंड में इंटीग्रेशन को, ठीक है, तो आपका जो टोटल ऐड करके इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन सी फाई जेड डी जेड की। मतलब अगर फाई जेड फंक्शन इस क्लोज कर्व सी में हर जगह पे एनालिटिक है लेकिन कुछ पॉइंटों पर नहीं है, तो उन पॉइंटों को सेंटर मान करके आप सर्कल बना लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से C1 के अबाउट में निकाल देंगे, C2 के अबाउट में, C3 के अबाउट में, Cn के अबाउट में, सब के अबाउट में निकाल के ऐड कर देंगे, तो पूरा क्लोज कर्व C के अबाउट में फाई जेड का इंटीग्रेशन बन जाता है।
ये कोची की एक्सटेंशन थ्योरम होती है। ठीक है, और इसको अप्लाई कब करना है? यदि दो या दो से ज्यादा पॉइंट या दो से ज्यादा पोल कह लो, यदि दो या दो से ज्यादा पोल जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देगा, अगर वो कर्व के अंदर लाई कर जाए, तब आपको ये कोची की एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई करनी होती है। ठीक है, लिखा है इंपोर्टेंट नोट में, इफ टू और मोर पॉइंट्स एट विच फाइव जेड इज नॉट एनालिटिक। अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट आपको ऐसे मिल जाए जिन पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, लाइज इनसाइड द कर्व सी, और जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, वे पॉइंट्स आप जानते हैं, वे पॉइंट्स कहलाते हैं पोल या सिंगुलर पॉइंट। मतलब अगर आपको दो या दो से ज्यादा पोल ऐसे मिल जाए जिन पर फाइव जेड फंक्शन एनालिटिक ना हो और वो कर्व के अंदर लाई करे, ठीक है, देन फर्स्ट अप्लाई कोची एक्सटेंशन थ्योरम। तब पहले आपको ये कोची की एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई करनी होती है, और फिर कोची की एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई करके जब इनको आप फाइंड करेंगे, अलग अलग को फाइंड करेंगे, तो उसमें लगेंगे कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले। और यही होता है कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले का टाइप 3, जिसमें पहले कोची एक्सटेंशन थ्योरम लगेगी और फिर आपको कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगाने होंगे। टाइप 1 टाइप 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम कवर करते हैं टाइप 3 के प्रॉब्लम्स, जिनमें पहले क्या करेंगे, पहले कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगाएंगे और फिर हम उसमें कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इवेल्युएट, ये इंटीग्रेशन आपको इवेल्युएट करना है, साइन जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू, और सर्कल दिया है आपको मोड जेड इक्वल टू 3। इस सर्कल के अबाउट में ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सर्कल आपको दिया है उसको बना लेते हैं। सर्कल दिया है आपको मोड जेड इक्वल टू 3, और अगर इसको सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। जेड नोट होता है इस सर्कल का सेंटर और आर होती है इस सर्कल की रेडियस। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। तो जेड नोट होता है सेंटर, आर होती है रेडियस। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जेड नोट की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0 होगा। 0 का मतलब ओरिजिन होगा, और इसकी रेडियस है 3। रेडियस 3 है तो ये आपकी यहां से यहां तक की रेडियस हो जाएगी 3, तो ये पॉइंट बनेगा 3,0। ये हो जाएगा इधर वाला पॉइंट -3,0। ये पॉइंट होगा 0,3, और ये नीचे पॉइंट होगा 0,-3। तो हमने क्या किया, सर्कल को सबसे पहले बना लिया। क्लोज कर्व सी के अबाउट में ये इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। पहले आपको कर्व बनाना होता है, कर्व हमने बना लिया, सर्कल बनेगा इस तरीके से। फिर जो इंटीग्रेशन दिया है उसको लिख लो गिवन करके, और जो इंटीग्रेशन के अंदर है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है भाई, ये फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर है, इसको हमें मानना होता है फाइव जेड, क्योंकि टाइप 3 में कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगेगी। तो इसमें मैंने क्या किया, जो इंटीग्रेशन के अंदर है उसको फाइव जेड मान लिया, और फाइव जेड फंक्शन आपका बना साइन जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू। अब आपको ये देखना है फाइव जेड के पोल्स क्या है, मतलब किन किन पॉइंटों पे ये एनालिटिक नहीं है, किन किन पॉइंटों पे ये इन्फिनिटी बनेगा। ऑब्वियसली ये अगर इसमें जेड को 1 रख देंगे तो साइन जेड अपॉन 0 बन जाएगा, तब भी इन्फिनिटी बनेगा। जेड को 2 रख देंगे तो साइन जेड अपॉन 0 बन जाएगा, तब भी इन्फिनिटी बनेगा। तो ये जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 दोनों पॉइंटों पर ही एनालिटिक नहीं है, इन्फिनिटी वैल्यू देता है। तो यहाँ पर जो पोल है ना, वे दो पोल है, एक जेड इक्वल टू 1 और एक जेड इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हेयर हेयर पोल्स आर, पोल्स होंगे जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा, है ना। पहला पोल होगा z इक्वल टू 1 और दूसरा पोल होगा z इक्वल टू 2। और अगर z इक्वल टू 1 की बात करें तो ये पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस 0i, जिसको आप 1,0 लिख सकते हैं, और इसको आप लिखेंगे 2 प्लस 0i, जिसको आप 2,0 लिख सकते हैं, तो पॉइंट फॉर्म में हो जाएगा। तो ये इस फाइव जेड फंक्शन के पोल है। अब आपको देखना है जो पोल हमारे हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर्व के अंदर जाते हैं। अगर दोनों कर्व के अंदर चले गए तो यहां पर लगेगी पहले कोची की एक्सटेंशन थ्योरम। ठीक है, ये पॉइंट है आपका 10, ये पॉइंट है 20, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है, सर्कल की रेडियस 3 है तो ये 30 पॉइंट है। इसका मतलब दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पर आपके होंगे, 0 0 के बाद कहीं पे होगा। 0 0 को मैं इस तरफ बना लेता हूं थोड़ा सा, ये हमारा 0 0 सेंटर है, इस तरफ लिख देता हूं।
जीरो जीरो के थोड़ा सा आगे होगा 1,0 पॉइंट, 1,0 पॉइंट का मतलब z इक्वल टू 1 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे होगा z इक्वल टू 2 पॉइंट, z इक्वल टू 2 पॉइंट यहाँ पे जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों पोल जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देगा, जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, दोनों के दोनों पोल कर्व के अंदर है। तो उसका मतलब यहाँ पे कौन सी थ्योरम पहले अप्लाई होगी? पहले अप्लाई होगी कोची की एक्सटेंशन थ्योरम। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से। कैसे करते हैं समझ लेते हैं। ये चीजें मैंने लिख दी है ना। जो फाइ जेड फंक्शन है ये हर जगह पे आपको फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा, हर जगह पे एनालिटिक होगा, लेकिन दो पॉइंटों पर ये एनालिटिक नहीं है। एक तो z इक्वल टू 1 पर और एक z इक्वल टू 2 पर, जो कि दोनों के दोनों कर्व के अंदर लाई करते हैं, है ना। वही मैंने लिखा है, फाइ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी एक्सेप्ट द पॉइंट्स, दो पॉइंटों को छोड़कर, एक तो z इक्वल टू 1 को छोड़कर और एक z इक्वल टू 2 को छोड़कर, ठीक है। और ये जो दोनों के दोनों पॉइंट है, ये दोनों के दोनों पॉइंट हमारे कर्व के अंदर लाई कर सकते हैं, यू कैन सी दैट, है ना। देन बाय कोची की एक्सटेंशन थ्योरम, फिर हम यहाँ पर कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगा सकते हैं। कोची की एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको क्लोज कर्व सी के अबाउट में इस फाइ जेड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो पहले आप क्या करो, जो पहले वाला पोल है, पहले वाला पॉइंट है, उसको सेंटर मान करके एक सर्कल बना लो, ठीक है, और उसको नाम दे दो C1 का, ठीक है। अब इस C1 के अबाउट में इंटीग्रेशन को फाइंड कर लो, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओ। जो दूसरा पोल है z इक्वल टू 2, उसको भी सेंटर मान करके एक सर्कल बना लो। थोड़ा फिगर बड़ा बनाना होता है इसमें, ध्यान रखना, है ना। उसको C2 सर्कल नाम दो और C2 के अबाउट में भी आप इस इंटीग्रेशन को फाइंड कर दो, ठीक है। अगर C1 के अबाउट में फाइंड कर दे और C2 के अबाउट में फाइंड करके दोनों को जोड़ दे, तो पूरे के पूरे क्लोज कर्व C के अबाउट में हमारा जो है फाइ जेड का इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ये होती है कोची की एक्सटेंशन थ्योरम। अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट जिन पर फंक्शन इंफिनिटी वैल्यू दे, में कर्व के अंदर जाते हैं, उनको सेंटर मान के सर्कल बनाने होते हैं और उन पर अलग अलग हमें निकाल करके ऐड करना होता है, तो पूरे क्लोज कर्व सी के अबाउट में इंटीग्रेशन निकल जाता है। ये कोची की एक्सटेंशन थ्योरम और कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले की टाइप 3 वाली प्रॉब्लम्स है। टाइप 3 का मतलब जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट जिन पर फंक्शन इंफिनिटी बने, जो उनके पोल होते हैं, अगर वे कर्व के अंदर चले गए तो टाइप 3 प्रॉब्लम बनती है, जो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोची की एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई करने के बाद फाइ जेड की वैल्यू रखेंगे। फाइ जेड की वैल्यू रख देते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड में अगर फाइ जेड की वैल्यू आप रखते हैं तो फाइ जेड की वैल्यू है साइन जेड अपॉन z-1 और z-2 dz। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे ये इंटीग्रेशन हमें C1 के अबाउट में फाइंड करना है। अब आपको देखना है C1 के अबाउट में जो पोल है वो z इक्वल टू 1 है, और z इक्वल टू 1 से कौन सा फैक्टर बनेगा, z-1 फैक्टर बनेगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात में, है ना। ये आपका z इक्वल टू 1 इसका सेंटर है C1 का, तो इससे फैक्टर बनेगा z-1। जो पोल हमारा कर्व के अंदर है उससे बनने वाले फैक्टर को तो डिवाइड में रखना है इस तरीके से, और बाकी को z-1 को डिवाइड में रखा, बाकी को ऊपर ले जाना है, साइन z अपॉन z-2 और dz। तो C1 के अबाउट में हमारा ये इंटीग्रेशन होगा। C1 के अबाउट में हमने क्या किया, क्योंकि कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले तो लगाने हैं ना, तो C1 कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला अगर C1 में लगाओगे तो जो पॉइंट कर्व के अंदर है वो तो डिवाइड में लिखा जाता है। टाइप 2 प्रॉब्लम जो आपने कवर की थी लास्ट लेक्चर में, जो आपका पोल कर्व के अंदर है वो है C1 कर्व में z इक्वल टू 1, उससे बनने वाला फैक्टर तो डिवाइड में रखा जाएगा, जो कि z नोट का काम करेगा यहाँ पर, है ना। और जो फैक्टर आपका कर्व के बाहर है उसको हम फंक्शन के साथ ले लेंगे ऊपर, साइन z अपॉन z-2। ऐसे ही सेम यहाँ पर जब C2 के अबाउट में फाइंड करेंगे तो C2 के अंदर जो पोल है वो है z इक्वल टू 2, जिससे बनने वाला फैक्टर होगा z-2। तो z-2 को तो रखेंगे डिवाइड में, और जो ये z-1 वाला फैक्टर है इसको इन्वॉल्व करा देंगे ऊपर फंक्शन के साथ, ठीक है। ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का टाइप 2 में मैंने बताया था, है ना। जो पॉइंट कर्व के अंदर होता है उसको तो एज ए जेड नोट मान करके उस फैक्टर को नीचे जेड नोट की फॉर्म में कंसीडर करना है, और बाकी को हमें ऊपर फंक्शन में इन्वॉल्व करा देना होता है। तो हमने C1 का सेंटर था z इक्वल टू 1, तो उस फैक्टर को नीचे रखा, बाकी को हमने ऊपर साइन जेड के साथ ले लिया, साइन जेड अपॉन z-2 बन गया।
C2 का सेंटर था z इक्वल टू 2, इससे फैक्टर बनेगा z माइनस 2, है ना, और z नोट का काम यहां पर करेगा, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, जो z इक्वल टू 1 है वो पोल है, तो यहां पर z नोट का काम करेगा 1, और यहां पर z नोट का काम करेगा 2, जो कि पोल है हमारे, है ना, यहां पर z नोट का काम करेगा 2। ठीक है, तो जो डिवाइड में फैक्टर होता है वो तो हमारा एज ए जेड नोट यूज होगा, ठीक है, और जो बाकी फैक्टर होता है उसको हम ऊपर फंक्शन में इन्वॉल्व करा देते हैं। तो जब इसमें आप कोची का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखा जाए डिवाइड में जो है ये वाला फैक्टर जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, इन दोनों की पावर 1 1 है, तो सिंपल कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर साइड में लिख रखा है, बाई करके आपको ये फॉर्मूला लिख देना है। जो भी फॉर्मूला यूज करो साइड में जरूर लिख के दिखाओ। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 पाई आई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आई, और एफ ऑफ जेड नोट है आपका यहाँ पर 1, और एफ एफ जेड कौन होगा, एफ जेड होगा ये ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से 2 पाई आई सिंपल फॉर्मूला लगेगा कोची का इंटीग्रल, और 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नोट, और जेड नोट की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो ये एफ ऑफ 2 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई आई, एफ जेड कौन है भाई, एफ जेड है जो ऊपर फंक्शन है, ये जो फंक्शन होता है ये एफ जेड का काम करेगा, ठीक है। इस पहले वाले इंटीग्रेशन में ये एफ जेड होगा, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं साइन जेड अपॉन जेड माइनस 2, और ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है जेड इक्वल टू 1 पर, प्लस 2 पाई आई, यहां पर भी अगर देखा जाए तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो जेड इक्वल टू 2 पर करनी है, लेकिन यहां पर एफ जेड का काम कौन करेगा, जो ऊपर फंक्शन होता है ये एफ जेड का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहां पर रखा जाएगा साइन जेड अपॉन जेड माइनस 1। तो जैसे कोची इंटीग्रल फॉर्मूले आपके अप्लाई होते हैं सेम तरीके से कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब आपको क्या करना है, जेड की वैल्यू 1 रखनी है अंदर, तो ये 2 पाई आई बाहर होगा, जेड की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ऊपर मिलेगा साइन 1, नीचे मिलेगा 1 माइनस 2, यहां पर भी 2 पाई आई, जेड की वैल्यू को 2 रखेंगे तो ऊपर मिलेगा साइन 2, नीचे मिलेगा 2 माइनस 1, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस 1 यानी कि माइनस 2 पाई आई और साइन 1, ठीक है, प्लस यहां पे आपको मिलेगा 2 पाई आई, नीचे से 1 मिलेगा तो इनटू में साइन 2। आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 पाई आई को कॉमन ले सकते हो, और अंदर आपको मिलेगा साइन 2 माइनस साइन 1, ठीक है, साइन 2 और साइन 1 की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगी, आप नहीं भी निकालोगे इसको एज इट इज छोड़ देना, यही आंसर होगा इसका, यही इसका, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन का। तो टाइप 3 में क्या होता है, पहले कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगती है और फिर अलग अलग C1 C2 C3 जितने भी बनेंगे उसमें आपको कोची की इंटीग्रल फॉर्मूले लगाने होते हैं। अगर पावर 1 है तो कोची का सिंपल इंटीग्रल फॉर्मूला, पावर 2 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला, पावर 3 है तो सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इस तरीके से अप्लाई करना होता है। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में है आपका इवेल्युएट बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन आपको इवेल्युएट करना है, और सर्कल आपको दिया है z माइनस पाई इक्वल टू पाई, तो पहले जो सर्कल दिया है वो लिख लेंगे, और अगर यहां पर देखिए तो z नोट की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर z नोट की वैल्यू पाई होगी, और पाई का मतलब पाई प्लस 0 आई, जिसको आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो पाई कोमा 0, यानी कि इसका जो सेंटर है सर्कल का वो हमारा पाई कोमा 0 होगा, और पाई कोमा 0 जो कि एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, जो हमारा किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस पे लाई करेगा, और जिसकी रेडियस है, रेडियस भी देखी जाए तो उसकी रेडियस भी पाई है, तो हम एक ऐसा सर्कल पहले बना देंगे, ठीक है, जिसका सेंटर तो होगा पाई कोमा 0 और रेडियस होगी पाई, तो उसका सेंटर हमारा चूंकि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये हो गया आपका इसका सेंटर पाई कोमा 0, और चूंकि इसकी पाई रेडियस है तो यहां से यहां तक की लेंथ पाई होगी, जब पाई में पाई ऐड होगा तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका 2 पाई कोमा 0, और जब यहाँ पे पाई को इधर लेके जाएंगे तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 0 कोमा 0, ठीक है। तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस सर्कल को नाम ले लेते हैं हम सी का, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे तो ये लगभग 6 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, ठीक है।
तो ये हमारा सर्कल है जिसमें हम आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है, ठीक है, इसको माना जाता है फाई जेड, और फिर उसके निकाले जाते हैं पोल, तो उसको फाई जेड माना। इसके पोल निकालेंगे जिन पर ये फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा, तो हेयर पोल्स आर, पोल्स हमारे होंगे, एक तो ये जेड इक्वल टू 1 पे इन्फिनिटी बनेगा, और एक ये जेड इक्वल टू 2 पे इन्फिनिटी बनेगा। इससे पॉइंट बनेगा 1,0, इससे पॉइंट बनेगा 2,0। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों के दोनों अगर पोल देखे जाए, टू जेड इक्वल टू 2 है भाई, दोनों के दोनों पोल देखे जाए तो दोनों के दोनों, चूंकि पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3.14 होती है, तो दोनों के दोनों पोल लगभग यहां पर होंगे। ये होगा आपका जेड इक्वल टू 1 पोल, ठीक है, और यहां पर होगा कहीं पे जेड इक्वल टू 2 पोल। तो दोनों के दोनों पोल हमारे जो है कर्व के अंदर लाई करते हैं, तो हम पहले इसमें कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगाएंगे। लिख दिया, फाई जेड जो है एनालिटिक है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी या क्लोज सर्किल सी, एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर, जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 को छोड़कर, जो जिसपे इन्फिनिटी बनता है, इनको छोड़कर ये एनालिटिक है। तो पहले कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगाएंगे। कोची की एक्सटेंशन थ्योरम आपको कहती है कि आपको अगर इंटीग्रेशन करना है पूरे फाई जेड फंक्शन का ओवर द क्लोज कर्व सी, तो आप क्या करो, जो पहले वाला पोल है उसको सेंटर बना करके एक सर्कल बना लो, और उसको C1 का नाम दो, और C1 के अबाउट में फाई जेड का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाओ। जो दूसरे वाला पोल है उसको सेंटर बना करके सर्कल बना लो। अभी मेरे सर्कल जैसे दिखेगा नहीं, आप इसको सर्कल की फॉर्म में बनाना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में दिखेगा नहीं, ज्यादा छोटा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सर्कल की फॉर्म में ना बना के वैसे ही क्लोज करो बना रहा हूँ, आप सर्कल की फॉर्म में बनाना। तो ये आपका C2 सर्कल होगा, और C2 के अबाउट में इसको फाइंड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा जो है कोची का एक्शन थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। फिर हम इसमें फाई जेड की वैल्यू रख देंगे बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में फाई जेड की वैल्यू होगी e की पावर जेड अपॉन z-1 का होल स्क्वायर, z-2 dz इक्वल टू, जो C1 के अंदर है, ठीक है, जो C1 के अंदर है वो है z इक्वल टू 1 पॉइंट, इससे बनने वाला फैक्टर होगा z-1 का होल स्क्वायर। तो इसको तो रखना है डिवाइड में, और बाकी z-2 को इन्वॉल्व करा देंगे ऊपर फंक्शन के साथ, dz, है ना, dz, और प्लस जो C2 के अंदर है, C2 के अंदर है z इक्वल टू 2, जिससे बनने वाला फैक्टर होगा z-2, उसको तो रखा जाएगा डिवाइड में इस तरीके से, और जो बचा हुआ फैक्टर है उसको ले जाएंगे ऊपर, z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में तो जो कि तो फाई जेड की वैल्यू रखी, लेकिन C1 और C2 में चूंकि हमें कोची इंटीग्रल फॉर्मूले लगाने हैं, तो C1 के अंदर जो पॉइंट है उस वाले फैक्टर को डिवाइड में रखा, और बाकी फैक्टर को ऊपर FZ के साथ इन्वॉल्व करा दिया। ऐसे C2 में जो अंदर पॉइंट है z इक्वल टू 2, उसके फैक्टर को नीचे रखा और बाकी फंक्शन के साथ इन्वॉल्व करा दिया। और यहां पर अगर z नोट की वैल्यू देखी जाए, तो यहां पर जो z नोट की वैल्यू होगी वो 1 होगी, है ना, और यहां पर अगर z नोट की वैल्यू देखी जाए कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले लगाते हुए, तो यहां पर z नोट की वैल्यू 2 होगी। और चूंकि यहां पर डिवाइड में पावर 2 है, तो यहां पर डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूले मैंने साइड में लिख रखे हैं, अब साइड में कहीं पर भी जहां पर भी जगह होगी बाई करके जरूर लिखे जो हमने फॉर्मूले यूज किए। अगर इस फैक्टर की पावर 1 है तो इसमें तो लगेगा ऊपर वाला फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, और अगर इस फैक्टर की पावर 2 है तो इसमें लगेगा ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले हमने यूज करने हैं। तो पहले यहां पर यूज होगा डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। जब इसको आप इधर लेकर के आओगे तो ये बनेगा 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश जेड नोट की वैल्यू है 1। ठीक है, ये लगा डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला पहले वाले इंटीग्रेशन में। दूसरे वाले इंटीग्रेशन में चूंकि पावर 1 है तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, और इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आई और एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू यहाँ पर 2 है ना। तो डैश का मतलब आप जानते हैं, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डैश का मतलब चूंकि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करना है, और किसका करना है, एफ जेड फंक्शन का। यहाँ पर एफ जेड फंक्शन का काम ये करेगा जो ऊपर फंक्शन होता है, ये एफ जेड है, इसकी वैल्यू रख देते हैं e की पावर जेड अपॉन z-2, और हमें फाइनली जब इसको सॉल्व कर देना है तो फिर इसमें z की वैल्यू रखनी है 1।
क्योंकि हमें एफ डैश वन चाहिए तो लास्ट में जेड की वैल्यू वन डालनी पड़ेगी। 2 पाई आई, इसमें सिंपल होना है, इसमें जो एफ जेड का काम करेगा, जो ऊपर फंक्शन है ये, है ना, ये आपका एफ जेड का काम करेगा, इसको रख देते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें जेड नोट की वैल्यू टू रखनी है, यानी कि जेड की वैल्यू टू डालनी होगी, क्योंकि एफ टू पर हमें वैल्यू चाहिए। तो एक तरफ तो लगा डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, तो डिफरेंशिएशन होगा, एक तरफ लगा सिंपल फॉर्मूला जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहां पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है तो 2 पाई आई रहेगा। यदि आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हो तो ऊपर भी जेड का फंक्शन है, नीचे भी जेड का फंक्शन है, तो कोशिएंट टूल यहाँ पे लगेगा। कोशिएंट टूल लगाते हैं। कोशिएंट टूल हमारा होता है डिवाइड में जो है उसकी पावर टू, फिर डिवाइड वाले टर्म को एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड का ई की पावर जेड माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज, ठीक है, और जो डिवाइड में है उसका डिफरेंशिएशन वन होगा, और इसको z इक्वल टू वन पर हमें फाइंड करना है। फिर प्लस 2 पाई आई, यहां पर हम डायरेक्टली z को टू रख देंगे तो e की पावर टू अपॉन टू माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बनेगा z को टू रखने पर सीधा, है ना। इसमें z को वन रख दो भाई, तो 2 पाई आई तो आपका बाहर है, z को अगर वन रखोगे, ठीक है, तो यहां से मिलेगा वन माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस वन का होल स्क्वायर, जो कि वन ही वैल्यू देगा। यहां पे रखेंगे जेड को वन, तो ये मिलेगा आपको माइनस वन माइनस टू, यानी कि माइनस ई की पावर वन, और ये भी माइनस ई की पावर वन, ये आपको मिलेगा प्लस 2 पाई आई, और यहां पर आपको मिलेगा टू माइनस वन का होल स्क्वायर जो कि वन होता है, इनटू में ई स्क्वायर आएगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 पाई आई, और यहां पर आपको मिला माइनस के 2 ई, और वहां पर आपको मिलेगा भाई 2 पाई आई और ई का स्क्वायर, जिसमें से आप 2 पाई आई को तो कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा ई स्क्वायर माइनस 2 ई, ठीक है, ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगा के फिर हम कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले इस तरीके से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके जैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, है ना। इसमें हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। सर्कल दिया है मोड जेड इक्वल टू फोर, सर्कल मोड जेड इक्वल टू फोर है, ऑब्वियसली इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन होगा, और जो इसकी रेडियस है चूंकि फोर है तो ये 40 पॉइंट होगा, ये -40 पॉइंट होगा, ये आपका 0,4 होगा, और ये आपका पॉइंट 0,-4 होगा। इस क्लोज कर्व सी के अबाउट में इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। इसको मान लेंगे फाइव जेड, फाइव जेड के पोल निकालने के लिए हमें डिवाइड वाली टर्म्स में देखना होगा क्या क्या पॉइंट बनेंगे, लेकिन उसको पहले फैक्टर फैक्टर फॉर्म में लिखना है ना। ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर के जो फैक्टर होते हैं ना, वो जेड माइनस पाई आई और जेड प्लस पाई आई होते हैं, ये ध्यान रखना। जब भी यहाँ पर बीच में प्लस का साइन होगा तो उसके फैक्टर आयोटा की फॉर्म में बनते हैं। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। जहां पे आप आई स्क्वायर की अगर वैल्यू रख दे तो ये आपको आई स्क्वायर की वैल्यू चूंकि माइनस वन होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर के फैक्टर होते हैं जेड माइनस पाई आई और जेड प्लस पाई आई। तो हम पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका सारे की पावर टू है ना, और जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर के फैक्टर हमारे होते हैं जेड माइनस पाई आई और इनटू में जेड प्लस पाई आई, ये हमारे फैक्टर होंगे। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस पाई आई का होल स्क्वायर और जेड प्लस पाई आई का होल स्क्वायर, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग कर दिया। अब हम इसके पोल निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं किन किन पॉइंटों पे इन्फिनिटी बनेगा, है ना, वो पता लगता है डिवाइड से, है ना। हेयर पोल्स आर, ये इन्फिनिटी बनेगा कब, यदि आप इसमें जेड की जगह पे पाई आई रख दोगे तो ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा, ठीक है। ये यहां पे जब जेड को माइनस पाई आई रख दोगे तो ये आपको इन्फिनिटी वैल्यू देगा, जिसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो प्लस पाई आई, और यहां से आपको मिलेगा जीरो प्लस माइनस पाई आई
इससे आपको पॉइंट मिलेगा 0, और इससे पॉइंट मिलेगा 0, -पाई। ठीक है, अब आपको देखना है जो दो पोल हमारे इस फंक्शन के आए हैं, 0 पाई और 0 -पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती, क्या हमारे ये इस क्लोज कर्व सी के अंदर जाएंगे? अगर अंदर चले गए तो कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लग जाएगी, और ये दोनों के दोनों इसके अंदर जाएंगे क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है और यहाँ पर 0, 4 पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है, तो ये यहाँ पर होगा लगभग कहीं पे, ये पॉइंट होगा जिसको हम नाम दे देते हैं 0, पाई। 0, पाई का मतलब Z = पाई आई, इसको मान लेते हैं, है ना। और ये दूसरा पॉइंट है आपका Z = -पाई, 0, -पाई, जो कि जस्ट अपोजिट साइड में होगा यहाँ पर नीचे, है ना। और इस पॉइंट का नाम है आपका Z = -पाई आई। तो दोनों के दोनों पोल हमारे कर्व के अंदर चले गए, तो हम इसमें कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगाएंगे। वही मैंने लिखा भी है कि जो फाई जेड फंक्शन है वो एनालिटिक तो है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी पर, लेकिन एक्सेप्ट दो पॉइंट, है ना। दो पॉइंट कौन कौन से है? एक्सेप्ट Z = पाई आई एंड Z = -पाई आई। इन दोनों पॉइंटों को छोड़कर ये हमारा फंक्शन एनालिटिक है क्लोज कर्व सी पर। तो पहले लगेगी कोची की एक्सटेंशन थ्योरम। कोची की एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है क्लोज कर्व सी के अबाउट में फाई जेड का, ठीक है, तो आप पहले देखो कि पहले वाला पॉइंट कौन सा है जो कर्व के अंदर है। पहला पॉइंट है Z = पाई आई, उसको सेंटर बना करके एक सर्कल बना लो C1, और उस C1 के अबाउट में फाई जेड का इंटीग्रेशन करो, फिर प्लस का साइन लगाओ। दूसरा पोल देखो कहां पर है, दूसरे पोल को सेंटर बना करके एक सर्कल बना लो, उसको नाम दो C2 सर्कल का, है ना। और C2 के अबाउट में इसका फाई जेड का आप इंटीग्रेशन करो। दोनों पोल से हमें C1 C2 सर्कल बनाए और दोनों के अबाउट में निकाल करके दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो पूरे क्लोज कर्व C के अबाउट में निकल जाता है। ये होती है कोची की एक्सटेंशन थ्योरम। फाई जेड की वैल्यू रख देते हैं हर जगह पर। लेफ्ट हैंड साइड में फाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो ये इस फॉर्म में रखी जाएगी, लेकिन इसको इस फॉर्म में ना रख करके इस फॉर्म में रख लेते हैं क्योंकि वो इंटीग्रेशन में दिया है, e⁻z/z² प्लस पाई² का होल स्क्वायर dz इक्वल टू, अब C1 के अंदर जो पॉइंट है वो है Z = पाई आई, इससे फैक्टर बनेगा Z-पाई आई। इसको तो रखना है डिवाइड में और इस वाले फैक्टर को ले जाना है e⁻z के साथ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने के लिए, है ना। तो यहां पर Z-पाई आई वाला जो फैक्टर है वो तो डिवाइड में रहेगा, और जो Z+पाई आई वाला फैक्टर है वो चला जाएगा ऊपर फंक्शन के साथ, इस तरीके से कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने के लिए। ऐसे ही जो C2 है आपका, C2 के अबाउट में अगर निकालेंगे तो C2 के अंदर जो पॉइंट है वो Z = -पाई आई है, इससे फैक्टर बनेगा Z+पाई आई। तो Z+पाई आई वाला फैक्टर तो रखा जाएगा डिवाइड में इस तरीके से, और जो Z-पाई आई वाला फैक्टर है वो फंक्शन के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको जो है इनमें दोनों में ही कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। यहां पर जेड नोट का काम कौन करेगा? अगर कंपेयर करोगे तो जेड नोट का काम करेगा पाई आई, यानी कि जेड नोट का काम वही करता है जो सर्कल C1 का सेंटर है। यहां पर जेड नोट का काम कौन करेगा? यहां पर जेड नोट का काम करेगा जो सर्कल का सेंटर है -पाई आई, ठीक है। और दोनों में अगर डिवाइड में देखा जाए तो डिवाइड में जो फैक्टर है उसकी पावर 2 है। 2 पावर का मतलब ये डेरिवेटिव वाला, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। 3 पावर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 2 पावर है तो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बाई करके जहां पर भी आपको जगह मिले, आप क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बाई कर करके साइड में जरूर लिखना है। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज होगा दोनों टर्म्स में, और अगर दोनों टर्म्स में इसको यूज करेंगे तो पहली टर्म में आपको यूज करने पर मिलेगा 2 पाई आई/(1) और f डैश जेड नोट की वैल्यू पाई आई, और यहां पर आपको मिलेगा 2 पाई आई/(1) और f डैश -पाई आई, क्योंकि यहां पर जेड नोट की वैल्यू -पाई आई है। और डैश का मतलब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो बाहर बन जाएगा 2 पाई आई। अब यहां पर डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होना है, और किसका डिफरेंशिएशन होना है? जो ऊपर फंक्शन है, ये जो ऊपर होता है न्यूमिनेटर में, ये एफ जेड का काम करता है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है और फिर उसमें पॉइंट रखना है।
और पॉइंट भी क्या रखना है भाई, पॉइंट रखना है आपको पाई आई जेड की जगह पे, ठीक है। प्लस ऐसे यहां पर 2 पाई आई, बाहर रहेगा फैक्टोरियल 1 होगा, एफ डैश जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर फंक्शन कौन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी जेड, ऊपर फंक्शन है ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस पाई आई का होल स्क्वायर, है ना, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा। और फिर हमें इसमें जेड नोट की वैल्यू रखनी है -पाई आई जेड की जगह पे, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से आपको इन डिफरेंशिएशन को करना है और फिर पॉइंट को रखना है, क्योंकि इसमें एरर के चांस रहते हैं, है ना, तो थोड़ा ध्यान से चलेंगे। इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में 2 पाई आई तो एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा बाहर। यहां पे करते हैं डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाए तो कोशिएंट टूल लगेगा। कोशिएंट टूल ये कहता है कि जो डिवाइड में है उसकी पावर 2, तो 2 पावर वहां पर पहले से है, 2 और आ जाएगी, 4 पावर हो जाएगी। और जो डिवाइड में है उसको एज इट इज, इसको रखा एज इट इज, ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड, फिर न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन ई की पावर, न्यूमिनेटर को एज इट इज ई की पावर जेड, और जो डिवाइड में है उसका डिफरेंशिएशन, डिवाइड में है 2 z प्लस पाई आई का होल स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन होगा 2z प्लस पाई आई। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को कर देंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें रखेंगे पॉइंट z इक्वल टू पाई आई। यहां पर अगर देखा जाए तो ये 2 पाई आई आपका बाहर रहेगा। इस फंक्शन का भी सेम तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे कोशिएंट टूल से, तो z माइनस पाई आई की पावर 2 पहले से है, 2 यहाँ पे आएगी फॉर्मूले में, तो पावर 4 हो जाएगी। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमिनेटर ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड, न्यूमिनेटर को एज इट इज जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू जेड माइनस पाई आई, और फिर इसमें पॉइंट रखना है जेड की जगह पे -पाई आई। तो ये हमने क्वेश्चन टूल लगा करके दोनों डिफरेंशिएशन किया। एक एक पावर कॉमन लेकर के कट जाएगी, है ना, तो एक एक पावर को कॉमन लेकर के काट देते हैं। अगर यहां पर एक पावर को कॉमन लेंगे तो पावर बचेगी 3, एक पावर कट जाएगी ऊपर से कॉमन लेने पर, ठीक है। यहां पर बचेगा आपका कितना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, यहां पर बचेगा आपका ई की पावर जेड, ई की पावर जेड, और जेड प्लस पाई आई, एक पावर आपकी कट गई नीचे से, यहां से ये बाहर जा चुका है, तो यहां पे बचेगा -2 ई की पावर जेड, जिसमें से हम ई की पावर जेड को तो ले लेंगे कॉमन, और अंदर बचेगा जेड प्लस पाई आयोटा और -2, ये आपको मिलेगा। फिर इसमें हमें पॉइंट रखना है जेड इक्वल टू पाई आई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, यहां पर आपका है ये 2 पाई आई, इसमें भी एक पावर को हम कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे, एक पावर कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करेंगे, नीचे पावर बनेगी आपकी 3, एक पावर जब कटेगी तो ई की पावर जेड कॉमन ले लेंगे, यहां पर बचेगा जेड माइनस पाई आई, और यहां पर ये पावर कट चुकी है तो -2 बचेगा, और इसमें जेड की जगह पे रखना है -पाई आई। अब इसमें पॉइंट को रख लेते हैं भाई, है ना। यदि इसमें पॉइंट को रखा जाए 2 पाई आई, और यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर आपको जेड की जगह पे रखना है ई की पावर पाई आई, है ना, जेड की जगह पे ई की पावर पाई आई रखा, और यहां पर जब पाई आई रखेंगे तो इससे आपको मिलेगा पाई आई यानी कि 2 पाई आई, 2 पाई आई -2, और डिवाइड में आपको मिलेगा पाई आई और पाई आई, 2 पाई आई की पावर 3। ऐसे ही इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आई बाहर रहेगा, और यहां पर आपको z की जगह पे -पाई आई रखना है, तो e की पावर -पाई आई, और जब z की जगह पे -पाई आई रखेंगे तो -पाई आई -2 और डिवाइड में आपको मिलेगा -पाई आई यानी कि -2 पाई आई की पावर 3। ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो। अब इसमें जो चीजें कटेगी, जो चीजें सॉल्व हो सकती है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे भाई,
इसमें कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, इसमें एक पावर बाहर से कट जाएगी है ना, तो यहां पर जब एक पावर बाहर से कटेगी तो अंदर बचेगा e की पावर पाई आई, और ऊपर से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा है ना, 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, या भी ऐसे ही रख लो नो प्रॉब्लम, 2 पाई आई माइनस 2, तो एक पावर कट जाएगी इससे, तो यहां पर पावर बचेगी आपकी 2, यानी कि 2 पाई आई का होल स्क्वायर बचेगा है ना, 2 पाई आई का होल स्क्वायर, एक पावर कट जाएगी। ऐसे ही यहां पर 2 पाई आई, ये माइनस 2 पाई आई की पावर 3 है, अगर माइनस 2 पाई आई की पावर आप 3 करते तो उसको सॉल्व करके दिखाता हूं, 2 पाई आई बाहर है, एक माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये बचेगा आपका 2 पाई आई और प्लस 2 है ना, इस तरीके से मिलेगा माइनस को कॉमन लेकर के। और यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी पावर 3 है, तो पावर 3 का मतलब माइनस 2 पाई आई की पावर 3 बन जाएगी, क्योंकि माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 होता है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 पाई आई से ये 2 पाई आई पावर कट जाएगी, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा e की पावर माइनस पाई आई तो बाहर, और 2 पाई आई प्लस 2 एंड डिवाइड बाई 2 पाई आई का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। सिंप्लीफाई करके एक बार चेक कर ले, तो माइनस से माइनस कटा, 2 पाई आई से 2 पाई आई कटा, 2 पावर बचेगी जो कि मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, इसमें से जो कॉमन है कॉमन निकाल लेते हैं है ना, यहां से अगर कॉमन की बात की जाए तो 2 पाई आई का होल स्क्वायर, और 2 पाई आई का होल स्क्वायर ही कॉमन आ जाएगा, जो कि 2 पाई और आई स्क्वायर बनेगा, जिसको अभी आप ऐसे ही लिख लो, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, अंदर आपको मिलेगा e की पावर पाई आई और इनटू में 2 पाई आई माइनस 2 पहली टर्म से, और प्लस e की पावर माइनस पाई आई, और यहां से आपको मिलेगा 2 पाई आई और प्लस 2, ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा भाई। ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, यहां पर आपको मिलेगा 1/2 का होल स्क्वायर 4, पाई का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर, और आई का स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, और अंदर हम क्या करेंगे, e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहां से आपको मिलेगा कोस पाई और प्लस आई साइन पाई, इंटू में 2 पाई आई माइनस 2, और यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें माइनस साइन बीच में आ जाएगा, कोस पाई और माइनस आई साइन पाई, और इंटू में 2 पाई आई और प्लस 2, दोनों में आइलर फॉर्मूला लगा देंगे। ध्यान रखना अगर इसमें माइनस होता है ना, तो बीच में माइनस साइन आता है, ये हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूला लगाया, दोनों में आप जानते हैं जो कोस पाई की वैल्यू है -1 होगी, साइन पाई की वैल्यू 0 होगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि साइन पाई 0 होता है, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है जी। तो यहां पर आपको मिला 1 माइनस का साइन बाहर लेता हूं 4 पाई स्क्वायर, और अंदर आपको मिलेगा ये -1 और 2 पाई आई -2, और प्लस यहां पे भी कोस पाई की वैल्यू -1, और वहां से मिलेगा 2 पाई आई और प्लस 2, ठीक है। इसमें हम थोड़ा अंदर सॉल्व करके लिखेंगे इसको, या -1 को बाहर ले लेते हैं, तो ये दोनों माइनस बाहर आ जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर मिलेगा 1/4 पाई स्क्वायर, अंदर बचेगा 2 पाई आई -2 और प्लस 2 पाई आई प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और 2 पाई आई मिलकर के 4 पाई आई हो जाएगा, 4 पाई आई, जो कटेगा उसको काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर आएगा आपका I/पाई, ठीक है। तो लास्ट वाली कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो लास्ट में आपको उसको सॉल्व करते हुए जाना, डिफरेंशिएशन करके जब पॉइंट रखेंगे तो आपको उसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में आंसर आएगा इसका I/पाई,
ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जांपल और लेते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि इवेल्युएट बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है वेयर सी इज द स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। इस बार आपको जो क्लोज कर्व दिया है वो स्क्वायर की फॉर्म में दिया है। तो स्क्वायर जो है उसके वर्टिसेस दिए हैं आपको 3 + 3i, जिससे पॉइंट बनेगा 3,3। दूसरा है आपका -3 + 3i, जिससे पॉइंट बनेगा -3,3। तीसरा है 3 - 3i, जिससे पॉइंट बनेगा 3 - 3। और लास्ट है -3 - 3i, जिससे पॉइंट बनेगा -3 - 3। इन चारों पॉइंटों को यहाँ पे आप बना लेंगे। 3 यहाँ पे होगा, -3 यहाँ पे होगा, -3 यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, फिर इनको सबको मिला लेंगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। और इस स्क्वायर के अबाउट में ही ये आपका क्लोज कर्व सी है, इसके अबाउट में ही हमें यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। ठीक है, इसके अबाउट में इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। जो अंदर फंक्शन दिया है उसको फाई जेड मान लेंगे। हेयर पोल्स आर, पोल्स क्या होंगे जिन पे इन्फिनिटी बनेगा। यहाँ पे जेड को 1 रखोगे तब भी इन्फिनिटी आएगा, जेड को 2 रखोगे तब भी इन्फिनिटी आएगा। तो जेड = 1, जेड = 2 दो पोल है, और दोनों के दोनों पोल हमारे कर्व के अंदर लाई करेंगे, है ना। ये दोनों के दोनों पोल कर्व के अंदर लाई करेंगे। यहाँ पे जेड = 1 होगा, यहाँ पे जेड = 2 होगा, तो कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगेगी। लिख देंगे कि जो फाई जेड है एनालिटिक है विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी पे, लेकिन इन दोनों पॉइंटों को छोड़कर जो कि कर्व के अंदर है। देन बाई कोची एक्सटेंशन थ्योरम, कोची की एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि पहले वाले पॉइंट को लेकर के एक सर्कल बनाना, ठीक है, जिसका सेंटर होगा z = 1, C1 उसको मान लेना और C1 के अबाउट में फाइंड कर दो। और दूसरा सर्कल बनाना C2 और उसके अबाउट में आप फाई जेड का इंटीग्रेशन फाइंड कर दो। फिर हर जगह पे फाई जेड की वैल्यू रखनी है। इधर तो फाई जेड को सिंपल फॉर्म में रखेंगे जो है, लेकिन C1 के अबाउट में आपको देखना होता है कि C1 का सेंटर कौन है। z = 1 है, C1 के अंदर z = 1 है, उससे बनने वाले फैक्टर को नीचे रखते हैं और बाकी को z-2 को फंक्शन के साथ इन्वॉल्व करा देंगे। ऐसे C2 सर्कल में जो C2 के अंदर है z = 2, उससे बनने वाला फैक्टर होगा z-2, उसको नीचे रखेंगे, बाकी z-1 के होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। दोनों में आपका जो है ये कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगेंगे, जिसमें पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, इस फैक्टर की पावर 1 है नीचे डिवाइड में, है ना। तो आपका लगेगा कोची का सिंपल इंटीग्रल फॉर्मूला। यहाँ पे पावर 2 है डिवाइड में, देखो ये पावर 2 है, तो यहाँ पे लगेगा कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अगर लगाएंगे डेरिवेटिव वाला तो 2πi/(1) f-1, क्योंकि यहाँ पर जो z0 की वैल्यू है, हेयर z0 की वैल्यू है 1, जो हमारा सर्कल के अंदर है C1 के, और हेयर z0 की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। पहले नीचे वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 2πi/(1) f-1, और दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2πi/(1) इंटू f2, है ना। और ये आपका f' है, तो इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है। और किसका डिफरेंशिएशन करना है? जो ऊपर फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है d/dz। फिर उसमें z की वैल्यू रखनी है 1, जो कि z0 की वैल्यू है ना। यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको जो ऊपर फंक्शन दिया है ये वाला जो फंक्शन है, इसको ज्यों का त्यों रख देंगे, नो डिफरेंशिएशन, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला है। और इसमें z को 2 रखना है। डिफरेंशिएशन वही कोशिएंट रूल से होना है, तो 2πi बाहर रहेगा, z-2 का होल स्क्वायर, z-2 को एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन sin πz² का cos πz², cos πz² का माइनस sin πz², और πz² का दोबारा करेंगे तो 2πz होगा। ठीक है, फिर माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर z-2 का डिफरेंशिएशन 1, और फिर इसमें z की जगह पे 1 रख देंगे। इधर अगर आप z को 2 रखते हैं तो ये आपको मिलेगा sin 4π, और ये प्लस cos 4π/2 - 1 का होल स्क्वायर, 2πi बाहर है। इसमें भी z को 1 रख देंगे हर जगह पे, तो ये मिलेगा आपको 1 - 2 - 1, ये cos π, ये माइनस sin π, ये 2π, ये sin π, ये cos π, और यहाँ पर मिलेगा 1 - 2 का होल स्क्वायर। और इसमें देखा जाए तो sin 4π की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूले आप जानते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं पे बताता हूँ इधर ही। sin n π की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और cos nπ की वैल्यू होती है -1 की पावर n। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो साइन तो 1π 2π 3π 4π सब पे 0 वैल्यू देते हैं, तो sin 4π 0 होगा। और यहाँ पर अगर n को 4 रखोगे तो -1 की पावर 4, sin cos 4π की वैल्यू 1 आएगी, और नीचे से भी 1 मिलेगा, तो यहाँ पे खाली 2πi बचेगा। और यहाँ पर भी हम cos π की वैल्यू -1,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई जीरो, कोस पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा आपको 2 पाई + 1 और नीचे से 1 का होल स्क्वायर जो कि 1 ही रहेगा। तो सोल्व करके आपको ये वैल्यू देगा, जिसमें से 2 पाई को कॉमन अगर लेंगे तो 2 पाई + 2 इसका आंसर होगा। तो जैसे मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका होना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसको कराने का पर्पज ये था कि अगर आपको स्क्वायर सर्कल ना देकर के स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल दे दिया जाए तो क्वेश्चन वैसे ही होना है, उसमें घबराना नहीं। आप क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर 2 पॉइंट हमारे कर्व के अंदर जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट कर्व के अंदर जाते हैं, तो पहले कोची की एक्सटेंशन थ्योरम और फिर कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले अप्लाई होंगे भाई। और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, इसमें मैंने सर्कल भी दिया है आपको और सर्कल भी अलग अलग टाइप के दिया है, तो आप इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया था, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा ही है जैसे मैंने कराया था Z² + π² वाला, यहाँ पर भी Z-5i Z+5i की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे अपने आप। ये भी मैंने करा दिया आपको, इसके जैसा ही था वो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे अपने आप, कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले, कोची की एक्सटेंशन थ्योरम से। तो इस तरीके से हमारे कोची का जो इंटीग्रल फॉर्मूले है वो कंप्लीट हुए, है ना। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूं जिसमें मैं आपको टेलर्स और लॉरेंट सीरीज बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।